परीक्षा पे चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर बच्चों के बीच जाकर परीक्षा पे चर्चा की और इसी के बाद अब परीक्षा कैसे तनाव मुक्त हो बच्चों के लिए, इस पर एक नई बहस छिड़ गई है। 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम का बेहद करीब जो है वक्त है और इसी के साथ स्टूडेंट्स का स्ट्रेस लेवल भी बढ़ना स्वाभाविक है, लाजमी हो जाता है। पीएम मोदी ने आज परीक्षा पर चर्चा की और ताकि मनोबल बना रहे बच्चों का, स्ट्रेस लेवल कम हो सके। लेकिन एग्जाम की तैयारी के बीच पेरेंट्स को भी तैयार रहने की जरूरत है, बच्चों पर प्रेशर ना आ पाए। पेरेंट्स, बच्चे और टीचर्स, हर किसी को तैयार रहने की आवश्यकता है। भारत के एजुकेशन सिस्टम में परीक्षा जो है वो तनाव ज्यादा लेकर आती है बच्चों के लिए। भविष्य के सपनों के लिए एक पायदान इसे के तौर पर इसे नहीं देखा जाता, बल्कि इसे एक ऐसे पड़ाव के तौर पर देखा जाता है जहां पर करो या मरो की स्थिति बच्चों के सामने आ जाती है। इसीलिए आज हम बच्चों को तनाव मुक्त एग्जाम के कुछ खास टिप्स देने जा रहे हैं, देश के जाने माने एजुकेशनिस्ट्स के साथ, साइकोलॉजिस्ट्स के साथ। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। बोर्ड परीक्षा नजदीक है। जैसे जैसे ये परीक्षा करीब आ रही है, बच्चों की टेंशन भी बढ़ती जा रही है। नई शिक्षा नीति 2020 से उम्मीदें थीं कि बच्चों का पढ़ाई का बोझ कम होगा, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ऐसे में परीक्षा का दबाव अब पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है और इसका असर कम उम्र के बच्चों की मानसिक सेहत पर पड़ने लगा है। हाल ही में लखनऊ यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर शैली मलिक ने उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी UPCST के एक प्रोजेक्ट के तहत स्टडी की। इस रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। पहले जहां 12वीं के छात्रों में स्ट्रेस सबसे ज्यादा देखा जाता था, अब वही स्तर 9वीं के बच्चों में देखने को मिला। इस रिसर्च में कॉर्टिसोल और मेलाटोनिन हार्मोन्स की स्टडी की गई। कॉर्टिसोल जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है और मेलाटोनिन जो नींद को नियंत्रित करता है। दोनों ही हार्मोन का स्तर 9वीं और 12वीं के छात्रों में लगभग एक समान पाया गया। लखनऊ के अलग अलग स्कूलों से 13 से 19 साल के 884 बच्चों से उनके रूटीन, नींद के पैटर्न और एक्टिव टाइम के बारे में जानकारी ली गई, जिससे पता चला कि परीक्षा के दौरान बच्चों का स्ट्रेस लेवल बाकी दिनों की तुलना में बहुत अधिक हो जाता है। कंपटीशन का माहौल बच्चों के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल रहा है। परीक्षा के बढ़ते दबाव को देखते हुए परीक्षा पे चर्चा 2025 के 8वें संस्करण का आयोजन दिल्ली की ऐतिहासिक सुंदरी नर्सरी में किया गया। इसमें देश भर से आए स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने सवाल पूछे। पीएम मोदी ने न सिर्फ उनके सवालों के जवाब दिए, बल्कि परीक्षा के तनाव से लड़ने के प्रैक्टिकल टिप्स भी दिए। उन्होंने छात्रों को ये समझाया कि स्ट्रेस को अपनी ताकत में बदलें और पॉजिटिव अप्रोच रखें। अब आइए जानते हैं कि बच्चों को स्ट्रेस से बचने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। बच्चों पर अनावश्यक दबाव न डालें, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है। उनसे दोस्ताना व्यवहार रखें, जिससे वे खुलकर अपनी बातें साझा कर सकें। घर का पौष्टिक खाना खिलाएं, क्योंकि जंक फूड तनाव को और बढ़ा सकता है। बच्चों के लिए संतुलित दिनचर्या और पर्याप्त नींद जरूरी है। परीक्षा का तनाव बच्चों को प्रभावित करता है, लेकिन सही रूटीन, हेल्दी डाइट और पेरेंट्स की सही गाइडेंस से इसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। कुल मिलाकर कहें तो अगर बच्चों को सही दिशा, संतुलित वातावरण और मानसिक सहयोग मिले तो वो न सिर्फ बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, बल्कि तनाव मुक्त भी रहेंगे। ऐसे में एग्जाम की तैयारी करने की जिम्मेदारी न सिर्फ बच्चों की है, बल्कि पेरेंट्स का भी बड़ा योगदान जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज की चर्चा के लिए। स्वागत करते हैं आनंद कुमार जी का, फाउंडर हैं सुपर 30 के। आनंद कुमार सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं अशोक पांडे जी, जाने माने एजुकेशनिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है अशोक पांडे सर आपका हमारे शो पे। हमारे साथ हैं डॉक्टर श्रेष्ठा बेपारी, सीनियर साइकोलॉजिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर बेपारी, गुड इवनिंग मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आनंद कुमार सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं और बड़ा पुराना ये प्रश्न है, एक बार फिर अब चर्चा का विषय, सवाल यही है कि कैसे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस तलाशे जाएं जिससे हम बच्चों को एग्जाम के फियर से बाहर निकाल पाएं। प्रधानमंत्री ने आज बहुत कुछ बातें कही हैं, स्वाभाविक रूप से वो बच्चों के काम आएंगी, लेकिन जो एजुकेशन सिस्टम में बीते कुछ टाइम में रिफॉर्म्स हुए हैं, क्या आपको लगता है कि वो बच्चे को के मन से एग्जाम का फियर निकालने में कामयाब हुए हैं? आपका एनालिसिस सर। बहुत हद तक हुए हैं, लेकिन कंपटीशन इतने बढ़ रहे हैं
और लोगों का इतनी महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही है, पेरेंट्स का दबाव बढ़ रहा है, तो इस तरह से बच्चे तो प्रेशर में आ ही जाते हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने अच्छी बात कही कि दबाव न लें। इस संबंध में हमारा ये कहना है कि बच्चों को, उनके पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दुनिया में कोई ऐसी इम्तिहान नहीं है, किसी इम्तिहान में इतनी ताकत नहीं है, सिर्फ एक इम्तिहान में, कि वो आपके बच्चों की प्रतिभा की गवाही दे सके। तो किसी खास एक एग्जाम के लिए, माना कि बोर्ड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चों पर अननेसेसरी प्रेशर ना बनाए। साथ साथ माता पिता उससे उत्साहित करे, पॉजिटिव बोले। अभी अच्छी बात थी माननीय प्रधानमंत्री जी का, मैं सुन रहा था कि भाई मोटिवेटेड रहे, ऐसे लोगों की जरूरत होती है इस समय। तो जो आपको मोटिवेट करे, आपके फैमिली मेंबर में जो करे बच्चों को, उनके साथ बच्चों को बातचीत करना चाहिए, जो जीवन को अच्छा रास्ता दिखाए, हर बात में कुछ अच्छा ऐड करे। अभी ऐसे लोगों की जरूरत है उन बच्चों को। साथ साथ श्रेष्ठा जी जैसे लोग जो मनोवैज्ञानिक तौर पर बच्चों को मजबूत कर पाए, ऐसे लोगों की भी जरूरत है। तो मेरा मानना है, सबसे बड़ी बात, मैं अपने बातों का निष्कर्ष पर आ रहा हूं, कि बच्चों पर दबाव ना बने, इसके लिए माता पिता, मनोवैज्ञानिक, हम लोग जैसे शिक्षक भी उसके जिम्मेवार हैं कि भाई उसकी जिम्मेवारी लिया, बच्चों को दबाव और तनाव मुक्त करें। कहा कि जिम्मेवारी लें, चाहे वो शिक्षक हैं चाहे वो पेरेंट्स हैं। और अशोक पांडे सर, अक्सर देखने में ये आता है जो फिक्स्ड माइंडसेट थ्योरी है, वहाँ पर हमारे पेरेंट्स से मैं अगर शुरुआत करूँ, घर से ही क्योंकि शुरुआत करूँगा, वहाँ पर जो गलतियाँ होती है फिक्स्ड माइंडसेट थ्योरी के अंतर्गत, कि आप ओवर एम्फेसाइज करते हैं ग्रेड्स पर। आपने भले ही अब नाम बदल दिए, पहले मार्क्स होते थे, आप कह रहे हैं कि साहब ग्रेड्स है, लेकिन वो एम्फेसिस जो है वो उसी पर है। वो ओवर एम्फेसाइजेशन ऑन ग्रेड्स, ओवर एफर्ट्स, बच्चे ने एफर्ट क्या लगाया इस पर कोई ध्यान देता ही नहीं है। वो कहते हैं रिजल्ट क्या था, अंत तो गत्वा ग्रेड क्या आया, मार्क्स कितने आए। इसमें अभी भी पेरेंट्स फंसे हुए हैं सर, कैसे निकले यहाँ से? जी, बहुत अच्छी बात कही आपने दीपक जी। और मेरा सिर्फ एक ये निवेदन है कि अगर पेरेंट्स के मन में चाहे जितनी भी अपेक्षाएं हों, आकांक्षाएं हों, ग्रेड्स और मार्क्स को लेके जो भी वो कह रहे हों, केवल ये एग्जामिनेशन के 1 महीने पहले से भी अगर वो बच्चों के प्रति एक विशेष कॉम्पैशनेट एटीट्यूड पैदा कर दें कि बच्चों को अब ठीक है, जो कुछ हो गया है, लेकिन इस बीच जो है, हमारे लिए ये बच्चा एक वीआईपी है, एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। इसको इस समय ना कोई दबाव डालना है, ना कोई कंपैरिजन करना है, ना इसके भविष्य की बात करनी है। इसको, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, कि इसकी फिजिकल एनवायरनमेंट, इसका जो है माइंडफुलनेस, इसका योगा, इसकी एक्सरसाइज, इसका रिवीजन, और कोई एक स्मार्ट टेक्निक अगर हो रिवीजन के लिए, जिसमें टीचर्स बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। उदाहरण के लिए कि सारे बच्चे पूरे सिलेबस को हैंडल नहीं कर सकते, तो क्या एक हम टेक्निक करें कि जिसमें उसकी दक्षता है, पहले उसको तैयार कर ले, अपने गोल को रिकैलिब्रेट कर ले, और इस तरह की चीजों को करके फ्यूचर तो हम एग्जाम के बाद भी बात कर लेंगे, लेकिन उस फ्यूचर को एग्जाम के बीच में एक तनाव मुक्त वातावरण में और हम बेहतर ना बना करके एक दूसरी गलती कर बैठेंगे। तो आपके जो प्रश्न है, ये तो एक माइंडसेट की बात है, नैरेटिव की बात है। पेरेंट्स के अंदर एक कुछ एस्पिरेशंस होंगी, लेकिन उनको भी सोचना है। और मैं आपको बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दिनों दिन जैसा कि हम देख रहे हैं, पेरेंट्स और अभिभावक जितने हैं, वो बच्चों के भविष्य को एक एग्जामिनेशन से कनेक्ट करने का जो एक बहुत दृढ़ एक निश्चय था, उसमें काफी कमी आती जा रही है। और ये बड़ा एक सुखद समाचार है। एब्सोल्युटली सर, यानी कि बदलाव ज़रूर आए हैं, लेकिन डॉक्टर श्रेष्ठा बेपारी, ये बदलाव क्या उस हिसाब से आए हैं, उस पैमाने पर आए हैं जिसकी हमें आवश्यकता है? आप तो साइकोलॉजी के पूरे क्षेत्र में बड़े महत्वपूर्ण आलोक स्तंभ हैं हमारे, लेकिन मैं जितना साइकोलॉजी पढ़ पाया हूँ, अभी भी जो मैस्लोज हायरार्की का एक सिद्धांत कहता है कि जो अनमेट सेफ्टी या स्टीम नीड्स हैं, जिसमें बार बार आपको फियर ऑफ जजमेंट होता है, आज भी हम फंसे हुए हैं, कंपेयर कर रहे हैं बच्चों को उनके पीयर्स से। तो ये लगातार जो उनका फियर ऑफ जजमेंट है, वो उनके स्ट्रेस को एग्जैजरेट करता है। अभी तक हम इसको ख़त्म नहीं कर पाए हैं। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे पहला कंपैरिजन उसके पीयर से होगा, या फिर उस पर जजमेंट का
प्रश्न चिन्ह होगा मैम। तो थोड़ा मैम बताइए कितना हम पहुंचे अभी तक और कितना अभी काम बाकी है। वेरी गुड क्वेश्चन दीपक। पहली बात तो ये है कि बच्चे एग्जाम देने से पहले ही डर जाते हैं कि मुझे एक पर्टिकुलर ग्रेड नहीं मिला तो क्या होगा। अगर आप देखो एक आईआईटी भी किसी को मिल गया तो भी सवाल आएगा कि बेटा रैंक क्या मिला तुम्हें। अच्छा 5,000, मेरे बेटे को तो 1,500। तो कंपैरिजन वहां पर भी है। सो हम कहीं ना कहीं ये रैंक रेटिंग और ग्रेडिंग सिस्टम में ही फंस गए और इसका प्रेशर वी आर कॉन्स्टेंटली रेजिंग द बार फॉर आवर चिल्ड्रन। पहले जमाने में 75 to 80% मिल जाता बहुत बड़ी बात हो जाती। आजकल 95% मिलने से भी बच्चे संतुष्ट नहीं है क्योंकि किसी और को 97 मिल गया, एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन हाथ से चला गया। और इसका प्रेशर पेरेंट्स के ऊपर पे भी आता है कि बच्चों को उस तरीके से तैयार करो। और हम डराते बहुत हैं, आपको ये वाला ग्रेड नहीं मिलेगा तो वो छूट जाएगा, जिंदगी से ये निकल जाएगी, ये हो जाएगा। करते करते बच्चे ऑलरेडी इतने डर गए। पीयर प्रेशर तो है कि मेरे नेबर का बेटा उसको इतना मिला, मैं इतना पढ़ने के बावजूद भी मुझे इतना नहीं मिला। सो कंपैरिजन आ रहा है, डर रहे बच्चे। और जब हम डरेंगे, लिम्बिक सिस्टम फाइट फ्लाइट एंड फ्रीज रेस्पॉन्स जब ट्रिगर होंगे, तब हमारा लॉजिकल ब्रेन काम नहीं करेगा। हम शांत होकर पढ़ाई में मन लगा के फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन ये नहीं हो पाएगा। और जितना हम वरी फेज में जाएंगे, जितना एंजाइटी जोन में जाएंगे, उतना वी विल मिस आउट ऑन द फोकस एंड अटेंशन। तो बच्चा जितना कर पाता था प्रेशर में आके अब उतना भी नहीं कर पाएगा। सो वी आर आई मीन गेटिंग आवर चिल्ड्रन कॉट अप इन दैट वेब। तो हम कहाँ पहुंचे हैं? आई एम स्टिल वंडरिंग। एब्सोल्युटली मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। मोटिवेशन कई बार हम ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है कि कई बार बच्चों को इसलिए डांट दिया जाता है, अरे हम तो इसलिए डांट रहे हैं ताकि वो मोटिवेटेड रहे। और यहीं पर ही एक फियर बेस्ड मोटिवेशन का जो मॉडल आ जाता है कि साहब अगर फेल नहीं हुए तो कोई फ्यूचर नहीं बनेगा, देखो अगर तुमने ये एग्जाम पास नहीं किया तो फिर जिंदगी भर बर्तन धुलने पड़ेंगे, एंड सो फोर्थ। ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग हम कर रहे हैं बच्चों की, क्या ये सही है? और अभी भी क्या हम फियर बेस्ड मोटिवेशन से बाहर आ पाए हैं? उसके साथ एक कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव मोटिवेशन हम क्यों नहीं दे रहे हैं कि कोई बात नहीं, अगर फेल भी हो जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं यार, हम तुम्हारे साथ हैं, बस गिव योर बेस्ट शॉट। क्या हम वो वाली मोटिवेशन पे अभी आ पाए? एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पे भी चर्चा करेंगे क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट्स शायद एक पेरेंट होने के नाते, एक टीचर होने के नाते और स्टूडेंट होने के नाते भी अभी भी हिले हुए हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद इन पर चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो परीक्षा की पाठशाला, आज हम चर्चा कर रहे हैं देश के जाने माने शिक्षाविदों और साइकोलॉजिस्ट्स के साथ। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आप तीनों का सर। मैम, आनंद कुमार सर, आपसे ही अब चर्चा आगे बढ़ाते हैं। मैं जो कह रहा था कि हम लगातार जो फियर बेस्ड मोटिवेशनल मॉडल है हमारा, आज भी हम देखते हैं घरों में कि अगर पढ़ाई नहीं करोगे, एग्जाम पास नहीं करोगे, कम ग्रेड आ गया तो कुछ नहीं कर पाओगे, जीवन में रह जाओगे, फिर बैठे रहना घर पे, फिर वो सब तो आगे बढ़ जाएंगे। इससे सर हम अभी तक बाहर नहीं आ पाए हैं। क्या इसकी वजह है और क्या फिर एक कंस्ट्रक्शन मोटिवेशनल बेस्ड मॉडल हो सर? और दरअसल में क्या होता है कि हमारे समाज में अब सोशल मीडिया और मीडिया के बहुत एक्टिव हो जाने से, खासकर सोशल मीडिया के एक्टिव हो जाने से, माता पिता, आसपास के दोस्त, सब लोग एक दूसरे के बारे में जान रहे हैं, देख रहे हैं कि आईआईटी में जो अच्छा किया, जो जेई मेन में अच्छा किया, नीट में अच्छा किया, यूपीएससी में अच्छा किया, उसकी बेहतर जिंदगी कैसे है, बड़ी बड़ी गाड़ियां उसके पास है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें देखते हैं। माता पिता देखते हैं, पेरेंट्स देखते हैं कि अगल बगल के आसपास रिश्तेदार में लोग अच्छा, अगर एक बच्चा भी कर जाता तो उसी बच्चा का उदाहरण दे देकर बच्चे को परेशान करते हैं। अरे भाई, कोई बच्चा ऐसा हो सकता है कि चेस अच्छा खेलता हो, कोई ऐसा बच्चा हो सकता है जो पढ़ने में मार्क्स कम लाए लेकिन बहुत अच्छा करे। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूं जो बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत मार्क्स लाए लेकिन आईआईटी में परफॉर्म ठीक से नहीं कर पाए जब उसकी प्रवेश परीक्षा हुई। ऐसे कई बच्चे बच्चियों को जानता हूं और कई ऐसे बच्चे मेरे पास सुपर 30 में आए जिनको 50% से भी कम मार्क्स आया था 10th के बोर्ड में, 12th के बोर्ड में, और वो आईआईटी में क्वालिफाई करने के बाद, पढ़ाई पूरी करने के बाद विदेशों में अच्छे जॉब पर है और बहुत सैलरी कमा रहे, अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो एक इम्तिहान में इतनी ताकत नहीं है, इस बात को समझिए।
जो बच्चे का भविष्य तय कर दे। आप बच्चों को बार बार मोटिवेट करिए, कहिए कोई बात नहीं बेटा, खराब आया कोई बात नहीं, तुम्हारा कर्तव्य है मेहनत करना। एक इंसान जितनी कोशिशें कर सकता है, जितना परिश्रम कर सकता है, उतना तू कर बच्चे। अब जो होगा देखा जाएगा। तू मेरा बच्चा है, अच्छा है। अगर बच्चा 1 घंटा भी पढ़ाई करता है, आधा घंटा भी बैठता है, तो उसको एप्रिसिएट करे, वाह क्या बात है, आज तो मजा आ गया तुम पढ़े। ना कि उसको कहे कि देखो फलना 12 घंटा पढ़ता है, फलना 10 घंटा पढ़ता है। ऐसी बातें ना करके उसको मोटिवेटिंग बात करे, और उसको परीक्षा जब जितनी नजदीक आने लगे तो उसको उसके दिमाग में ये डाले कि अच्छा बेटा तू अपना दी बेस्ट दो, जो परिणाम आएगा देखा जाएगा। क्योंकि गीता का ज्ञान है, फल की चिंता मत कर, कर्म कर। अगर ऐसे बच्चों को हम लोग मोटिवेट करें, और ऐसे ही हम अब तक सुपर 30 के बच्चों को मोटिवेट करते आए हैं, तो रिजल्ट जरूर अच्छा हो। आपने सही कहा सर, और यही हमारा शुरुआती पॉइंट भी था जिसको आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया विद एग्जांपल्स आपके अपने अनुभव से, कि हम जो ओवर प्रायोरिटाइज कर देते हैं रिजल्ट्स को, ग्रेड्स को, मार्क्स को, और एफर्ट्स नहीं देखते, उस जर्नी को हम नहीं आंकते। उस जर्नी में अगर आप उसके साथ नहीं हैं तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं बात आ जाती है। अशोक सर, इसी के साथ में हम शायद इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स को आज तक हिंदुस्तान में हमने जनरलाइज कर दिया है। जो बच्चा सुबह उठता है, ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ता है, अपने एग्ज़ाम को सिलेबस वाइज ख़त्म करता है, वही बच्चा आगे बढ़ेगा। थोड़ा लेट उठा, दिन में उसकी पढ़ने की इच्छा है, वो शाम को पढ़ना चाहता है, वो खेलने के बाद पढ़ना चाहता है, वो रात को थोड़ा पढ़ना चाहता है, वो नहीं उठ रहा है सुबह। तो हम जो इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल है, आज तक हम ये नहीं समझ पाए। कोई बच्चा श्रोता अच्छा होता है, उसको सुनने में ज़्यादा समझ आता है बजाय पढ़ने के। तो इस तरह के जो इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स है हम लगातार इग्नोर करते हैं, और हमने एक बेंचमार्क बनाया हुआ है कि पढ़ने वाला बच्चा तो यही होता है। क्या यहाँ पर एक प्रॉब्लम है सर जिसको अब ठीक करना होगा? बहुत बहुत अच्छी बात की आपने दीपक जी, और आपने मुझे ये याद दिला दिया। मैंने बहुत सारे जो है रेजिडेंशियल स्कूल्स में हमने काम किया हुआ है, और वहाँ हम लोग जब बच्चों की तैयारी करवाते थे तो कुछ बच्चे कहते थे कि सर मैं देर रात तक पढ़ूंगा, कुछ बच्चे कहते थे सर नहीं मैं तो जल्दी सो जाऊंगा और सुबह उठ के पढ़ना चाहता हूँ। तो एक अध्यापक के नाते, और एक हम तो वहाँ पेरेंट्स भी हो जाते हैं रेजिडेंशियल स्कूल्स में। आप इमेजिन करिए कि सारे टीचर्स आपस में बांट लेते थे कि चलो जो बच्चे देर तक उठ जगना चाहते हैं उनके साथ ये रहेंगे, और जो बच्चे सुबह आना चाहते हैं उनके साथ ये टीचर्स आकर के और उनके साथ कॉफी पिएंगे, उनको जगाएंगे और उनको पढ़ाएंगे। तो देखिए, आनंद जी भी वही बात कह रहे हैं, मैं भी उसी को अपने शब्दों में दोहराने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आप कह रहे हैं कि बच्चों के लिए एक बहुत ही प्यार भरा माहौल, विश्वास भरा माहौल और उनकी ज़रूरत की चीज़ों को मुहैया कराना, मेरे ख्याल में इस बात की आवश्यकता है। और जो आपने अपने पहले सेगमेंट में कहा कि एक हम भय पैदा करके उनके अंदर पढ़ाई के लिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए प्रीत पैदा करना चाहते हैं, वो बात शायद यहाँ पे लागू नहीं होती है, किसी और संदर्भ में वो लागू हो सकती है। तो इसलिए मैं बार बार अपने अध्यापकों से, पेरेंट्स से यही निवेदन करता हूँ कि प्लीज आप इस एग्जामिनेशन को उस बच्चे के भविष्य से न जोड़ें, क्योंकि इसका कोई सीधा प्रामाणिक रिसर्च बेस्ड कोई एविडेंस नहीं है कि इस एग्जाम में उसके कम नंबर आ गए तो जिंदगी में कहीं और वो पीछे रह जाएगा, और बहुत अच्छे नंबर आ गए तो सारी दुनिया में सबसे आगे वो दौड़ लगा लेगा। इसका कोई प्रमाण नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है। तो मैं यही कह रहा था कि इन्हीं सब चीजों की आवश्यकता है, और ये प्रधानमंत्री अपने पद से जब इस चीज में इंटरवेंशन करते हैं और बच्चों से आमने सामने मिलते हैं, और इस बार की तो परीक्षा पे जो चर्चा हुई उसमें बहुत सारे पॉडकास्ट आएंगे बहुत सारे जो अचीवर्स हैं वो लोग आएंगे, और वो अपने अपने जब अनुभवों को सुनाएंगे तो हर आदमी उसमें टॉपर नहीं था, हर आदमी उसमें 99% वाला नहीं था, लेकिन आज जिंदगी में तो है वो 99%। तो आखिर वो कौन से गुण हैं, वो कौन सी तैयारियां हैं, और वो कौन सा जो भय मुक्त वातावरण उनको मिला जिसकी वजह से वो आगे बढ़े हैं, इन सब चीज़ों का हमारे प्रेजेंट जनरेशन पे और प्रेजेंट जनरेशन ऑफ पेरेंट्स के ऊपर भी बहुत अच्छा फर्क पड़ेगा मेरे हिसाब से। वेल सेड सर, वेल सेड। हालांकि मैं अपने आप को कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं मानता जिसके खाते में बहुत सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन जो लोग भी हमें टीवी पे देखते हैं, प्राइम टाइम पे देखते हैं और फिर मोटिवेट होने की कोशिश करते हैं, उनके लिए बता दें मैं तो खुद एक बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट था, बैक बेंचर था, और आज के अगर आप परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो बिलो एवरेज की कैटेगरी में हम आएंगे। बट स्टिल हम जो कर पा रहे हैं एक अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं,
और बहुत अच्छी लाइफ है। सो ये मेरा खुद का अनुभव रहा है जो आपने कहा सर, सो थैंक यू फॉर दिस। डॉक्टर बेपारी, एक चीज़ जो हम शायद चाहे हमारा स्कूल है चाहे हमारा घर है, आज भी एक प्रॉब्लम ये है कि वी अवॉइड डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रेस। कोई बोलता है कि मुझे तनाव हो रहा है, कुछ होता है, उसको डांट डपट के, अरे रे तुम्हें तनाव कैसे हो सकता है, क्या बात कर रहे हो, अरे रे, उसको ऐसा हवा बना देंगे लाइक स्ट्रेस इज समथिंग कि बिल्कुल जीवन और मौत का प्रश्न हो गया है। और ये जब बच्चे अपने आसपास देखते हैं, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी देखते हैं, तो एक मेरे ख्याल से कलेक्टिव एक मेंटालिटी भी बन गई है कि हेल्प सीकिंग को एक स्टिग्मा और शेम की तरह बच्चे देखने लग गए हैं कि मैं किसी से अगर बात करूंगा तो मेरे को पता नहीं क्या बोला जाएगा, मेरे को तो ऑलरेडी लूजर घोषित कर दिया जाएगा। ये मैम कैसे ठीक हो? Beautiful the way you have put it. Seriously, I have seen many clients who say that I was very hesitant to approach you क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा प्रॉब्लम, मेरी मानसिकता का जो भी प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, वो मुझे खुद झेलना चाहिए, अदरवाइज आई विल बी लेबल्ड एज अ वीक पर्सनैलिटी। नहीं, जैसे आपका शरीर तंदुरुस्त है पर आपका पेट खराब हो सकता है, आपको सर्दी जुकाम हो सकता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, उसके साथ आपके पर्सनालिटी का कोई संबंध नहीं है। सिमिलरली अगर आप स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, and if you need professional advice, because we provide with the tools, sometimes medication is also given if the anxiety is very overwhelming, तो उसके साथ शर्मिंदगी का कोई सीधा संबंध तो है नहीं। और दूसरी बात, हम ना कुछ इमोशंस को बहुत खास जगह दे दिया है और बाकी इमोशंस को रिजेक्ट कर दिया है। जैसे इफ आई एम हैप्पी, इफ आई एम इलेटेड, इफ आई एम जॉयफुल, दैट इज द ओनली परफेक्ट इमोशन टू हैव। मुझे एंजाइटी नहीं हो सकता, स्ट्रेस नहीं हो सकता, डिप्रेशन नहीं हो सकता। ये स्टिग्मा भी क्यों? बिकॉज दिस इज ऑल्सो हेल्दी पार्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। Absolutely. आप खुश, सी वी वर्क इन ऑपोजिट्स। खुशी है तो दुख भी है, दिन है तो रात भी है, तो हैप्पीनेस है तो सैडनेस भी है, एंजाइटी भी है, आपका कॉन्फिडेंस भी है, कॉन्फिडेंस के साथ साथ स्ट्रेस और एंजाइटी भी आ सकता है। तो इस तरीके से लेबल कर देना यस मैम, कि मुझे एंजाइटी होना नहीं चाहिए और होने से ही मुझे दूर भागना है, बिल्कुल। that is dangerous. Absolutely. Accept it. It is also an emotion, and the word should be spoken as I am anxious, but not always. I am Yes. stressful, but not always. तो बाकी का भी देखें, जहां पे मैंने परफॉर्म किया है विदाउट बीइंग एंग्शियस और स्ट्रेसफुल, तो वो हमारे रेजिलियंस बिल्डिंग में बहुत हेल्प करता है। एब्सोल्युटली मैम, देखिए कितनी अच्छी अच्छी बुनियादी बातें आज कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी तरफ से पूरा मोटिवेट करने की कोशिश की है, बहुत अच्छी अच्छी बातों को बच्चों के सामने रखा है। हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक बातें जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे आप तीनों का, बहुत बहुमूल्य इनपुट्स आपने दिए हैं। आनंद कुमार सर, थैंक यू सर। अशोक पांडे सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। डॉक्टर श्रेष्ठा बेपारी, थैंक यू सो मच मैम, आप तीनों के वक्त के लिए। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही। नमस्कार।